शुद्ध पानी पीने का धरती पर बहुत ज्यादा उपलब्ध नहीं है, उसको इंसान दूषित कर चुके हैं। तो आरओ फिल्टर्स और कुछ नहीं, रिवर्स ऑस्मोसिस फिल्टर्स हैं। अच्छा, ये क्या होता है ऑस्मोसिस? मैं आपको याद दिला दूं, प्रोसेस क्या थी। अगर सॉल्यूशन और ए प्योर सॉल्वेंट साथ साथ रखे हुए हैं, बट दे आर सेपरेटेड बाय अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अगर सॉल्यूशन और प्योर सॉल्वेंट साथ साथ हैं एंड दे आर सेपरेटेड बाय अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, तो क्या होगा, आप पाएंगे प्योर सॉल्वेंट oozes फ्रॉम या इट फ्लोज फ्रॉम सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन। जहां सॉल्वेंट ज्यादा है वहां से सॉल्वेंट धीरे धीरे खसक कर या रिस रिस कर उस तरफ मिक्स हो जाएगा जहां पर सॉल्वेंट कम था या जो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन था। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की ओर या प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की ओर सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट गुजर कर चला जाएगा, और ये प्रोसेस कहलाती है ऑस्मोसिस। ये अपने आप होती है। फिर एक कंसेप्ट था ऑस्मोटिक प्रेशर का, वो क्या था, अगर सॉल्यूशन पर कुछ एक्स्ट्रा प्रेशर लगा दिया जाए तो ये संभव है कि उससे ऑस्मोसिस रुक जाए, एंड दिस एक्स्ट्रा प्रेशर व्हिच मस्ट बी अप्लाइड टू अ सॉल्यूशन which is in contact with pure solvent through a semi-permeable membrane in order to just stop osmosis is called osmotic pressure of solution। दो आइटम देखे थे हम, और ऑस्मोटिक प्रेशर पाए नापा था, पाए बराबर सी आर टी ऐसा था, या सी नॉट इंटू आई इंटू आर टी, ये अपने पास सिस्टम था ऑस्मोटिक प्रेशर निकालने का। ठीक है, आज बात हो रही है रिवर्स ऑस्मोसिस। If the pressure applied on solution is more than osmotic pressure, अच्छा, then solvent particles will move from solution to solvent। उल्टी चल पड़ेगी ऑस्मोसिस अगर सॉल्यूशन पर एक्स्ट्रा प्रेशर लगा दें और वहां से सॉल्वेंट निकल निकल कर चला जाएगा और उस तरफ इकट्ठा हो जाएगा जहां पे प्योर सॉल्वेंट था। तो सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेट होने लगेगा और सॉल्वेंट उल्टी तरफ चलने लग जाएगा, बशर्ते एक्सटर्नल प्रेशर इज मोर देन ऑस्मोटिक प्रेशर। देखिए क्या हो रहा है, सॉल्वेंट है, सॉल्यूशन है और बीच में है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अच्छी बात है। और अगर आपने एक्स्ट्रा प्रेशर लगाया किसके ऊपर, सॉल्यूशन के ऊपर, आपने ऑस्मोटिक प्रेशर से अधिक एक्स्ट्रा प्रेशर लगाया, तो आप पाएंगे एक्स्ट्रा प्रेशर लगाने से धाड़ 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 जल्दी जल्दी टकराएंगे किसके, सॉल्यूशन के पार्टिकल्स। सॉल्यूशन ज्यादा टकराएगा तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स भी ज्यादा टकराएंगे, ज्यादा ज्यादा उस पार निकल जाएंगे। उल्टे आने वाले कम हैं, उधर जाने वाले ज्यादा हैं, तो उल्टी दिशा में चल पड़ेगा सॉल्वेंट और लोग ताली पीट देंगे कि लो जी, उल्टी हो गई ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस है ये। नमकीन पानी जो समुद्र का होता है, उससे अगर आप सिर्फ पानी निकालना चाहें तो कर सकते हैं, जी हाँ। तो उसको डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर में बहुत बड़ा यूज होता है इसका। समुद्री पानी को इस तरह के ट्यूब्स में से गुजारा जाता है जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के बने हैं। खूब प्रेशर लगाते हैं, उस खूब प्रेशर के कारण जो समुद्र का पानी था उससे पानी के मॉलिक्यूल निकलकर बाहर आ जाते हैं और लोग उसे पीने के पानी के तौर पर यूज कर देते हैं। कंसंट्रेटेड जो समुद्र का सोल्यूशन बचता है, समुद्री पानी का या नमक का जो कंसंट्रेटेड सोल्यूशन बचता है, उसे कोई नमक वमक बनाना चाहे तो बाद बनाता रहे, वी डोंट केयर। लेकिन हाँ, डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर, समुद्र के पानी से नमक और मछली निकाल लेना, मछली तो पहले निकाल लेते लोग, टाइम पास बात कर रहा हूँ, है ना। तो ये इस रिवर्स ऑस्मोसिस के दम पर संभव हो जाता है। यही नहीं, अगर पानी में गंदगी के पार्टिकल्स हैं, बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं, कुछ भी हैं, और अगर आप उसकी रिवर्स ऑस्मोसिस कर रहे हैं तो गंदगी और बैक्टीरिया और वायरस सब वहीं रह जाएंगे, सिर्फ पानी आर पार जाएगा और एकदम प्योर वाटर फिल्टर होकर आपको मिलेगा। ये चमत्कार है किसका, रिवर्स ऑस्मोसिस का, राइट। चलिए, 3 शब्द हैं, उनसे भी परिचय बढ़ाना होगा। आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। टॉनिक, हाँ हम लोग टॉनिक पीते हैं, और वो टॉनिक वॉनिक अलग चीज थी। आइसोटोनिक का मतलब अगर दो ऐसे सॉल्यूशंस हैं जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है तो वो कहलाते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। बेस्ड ऑन डिफरेंस इन ऑस्मोटिक प्रेशर यू हैव 3 टर्म्स, आइसो, हाइपो, हाइपर। और ये तभी सेंसिबल है जब आपके पास 2 गिवन सॉल्यूशन है। एक सॉल्यूशन आइसोटोनिक है, नॉनसेंस है ना, मिलिए ये अकेले जुड़वा भाई हैं, ऐसा थोड़ी है, अरे 2 होते हैं तब ना जुड़वा होंगे, है ना।
तो वैसे ही आप कहेंगे कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या है? इफ टू सॉल्यूशंस हैव सेम ऑस्मोटिक प्रेशर देन दे आर सेड टू बी आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। अच्छा, ऐसा है? जी हाँ, ऐसा होता है। जैसे देखिए, if two solutions have same osmotic pressure they are considered as isotonic solutions। सेम कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट नहीं, सेम ऑस्मोटिक प्रेशर है जिनका, बस वो आइसोटोनिक है। आइसोटोनिक सॉल्यूशंस को साथ साथ रखा जाए तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, जैसे वैसे वैसे पड़े रहेंगे। सॉल्वेंट ना 1 से 2 में जाएगा और न ही 2 से 1 में जाएगा, खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताते रहेंगे। हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक ये दो और शब्द हैं। हाइपोवैलेंट और हाइपरवैलेंट ये शब्द आपने केमिकल बॉन्डिंग में सुने थे। हाँ, वो तो बॉन्डिंग थी। हाइपो मतलब लिमिट से कम, हाइपर मतलब उससे ज्यादा। तो अगर दो सॉल्यूशंस हैं तो जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम है वो है लेसर ऑस्मोटिक प्रेशर, वो है हाइपोटोनिक। हाइपरटेंशन हद से ज्यादा टेंशन, हाइपोटोनिक हद से ज्यादा टॉनिक मतलब ज्यादा टॉनिक, है ना? या जिसका हायर ऑस्मोटिक प्रेशर है वो हो जाएगा हाइपरटोनिक। लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर हाइपोटोनिक, हायर ऑस्मोटिक प्रेशर है तो वो हाइपरटोनिक कहलाएगा। डज इट मेक सेंस? यस, इट मेक्स एब्सोल्यूट सेंस। डन डन। हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक साथ साथ ही इन सॉल्यूशन से मिलिए। अरे ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, इस स्टेटमेंट में कोई सेंस नहीं है। क्यों? ये तो वैसे ही कि जैसे ये लाइन देखिए, ये बड़ी लाइन है। अरे क्या नॉनसेंस है, किससे बड़ी है? इस दो लाइनें होंगी तब ना बोलेंगे एक बड़ी एक छोटी है ना? तो वैसे ही दो सॉल्यूशन होंगे तो उनमें से एक हाइपोटोनिक होगा, दूसरा हाइपरटोनिक होगा, या फिर वो दोनों आपस में आइसोटोनिक होंगे। राइट? इस ज्ञान का टॉनिक अगर आपने पी लिया है, बड़ा सिंपल सा ज्ञान है। चलिए चलते हैं एक छोटे से प्रश्न और। अगर दो सॉल्यूशन सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के मार्फत कांटेक्ट में रखे हैं तो सॉल्वेंट कहां जाएगा? ऑस्मोसिस किस दिशा में होगी? जो हाइपोटोनिक है, जो हाइपोटोनिक है जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है, अच्छा सॉरी, हाइपोटोनिक है जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम है, इसका मतलब डाइल्यूट सॉल्यूशन है, वहां से सॉल्वेंट निकलेगा और उस तरफ जाएगा जो हाइपरटोनिक है जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है। अच्छा, तो हाइपो वाला अपना ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ाएगा, हाइपर वाला ऑस्मोटिक प्रेशर कम करेगा, और ये तब तक चलता रहेगा जब तक दोनों के ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर न हो जाएं। बस। अच्छा, तो बढ़िया है, शानदार। Pressure is applied on hypertonic solution to stop the flow of solvent particles। अगर आप ऑस्मोसिस रोकना चाहते हैं तो आपको एक्स्ट्रा प्रेशर उस पर लगाना पड़ेगा जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है। हाइपरटोनिक पर ऑस्मोटिक प्रेशर लगाना पड़ेगा, और वो ऑस्मोटिक प्रेशर और एक्स्ट्रा प्रेशर P will be equal to pi 1 minus pi 2। हाइपो और हाइपर तो पीओ, हाइपो को ओ और हाइपर का ई ले लेंगे, तो हाइपरटोनिक माइनस हाइपोटोनिक, इसका जो डिफरेंस है विच इज ये एक्स्ट्रा प्रेशर है जो कि लगाना पड़ेगा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन पे ताकि ऑस्मोसिस रुक जाए। दोनों के ऑस्मोटिक प्रेशर्स के डिफरेंस के बराबर, सी नॉट या सीओ माइनस सीई माइनस सीओ, ई फॉर हाइपरटोनिक, ओ फॉर हाइपोटोनिक। इज दैट गुड? यस, दैट्स गुड। ठीक है, कुछ नमूने देख लीजिए। हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। किससे ही ये? एक तो आपने वही जैसे मैंने कहा था, अंडा लीजिए, लास्ट क्लास में बोला था मैंने, अंडा लीजिए, एग कोई, उसको डाइल्यूट HCl में डिसॉल्व कर लीजिए, तो कैल्शियम कार्बोनेट का जो कैल्केरियस शेल है वो तो घुल जाएगा। अंदर जो एकदम सॉफ्ट सा वो एग बचेगा वो कवर्ड है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में। 3 ऐसे अंडे लीजिए, एक को अगर आप पानी में डाल देंगे तो आप देखेंगे वो स्वेल अप हो जाएगा, है ना? थोड़ा स्वेल अप हो जाएगा, वो बड़ा हो जाएगा। क्यों?
हाइपोटोनिक सॉल्यूशन था। अब बाहर का मतलब इसमें एक देखो, एक सॉल्यूशन है अंडे के अंदर, जो कि वो जो योक वोक जो भी है वो भी एक सॉल्यूशन है। अंडे के बाहर या बाहर है पानी, तो पानी और ये सॉल्यूशन इनसाइड। तो हाइपोटोनिक कौन है? जिसका या जिसका ऑस्मोटिक इसका पाई लेसर देन दैट ऑफ एग सॉल्यूशन। अंडे के अंदर जो सॉल्यूशन वगैरह हैं उनसे कम ऑस्मोटिक प्रेशर है बाहर वाले का, तो पानी बाहर से अंदर चला जाएगा, अंडा फूल के कुप्पा हो जाएगा। लेकिन अगर आपने कुछ ऐसा मेंटेन किया है कि वो आइसोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर बाहर अंडा जैसा वैसे रहेगा, और अगर बाहर आपने खूब सारा नमक का पानी ले लिया, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ले लिया, तो अंदर से पानी निकलकर बाहर आ जाएगा, अंडा पिचक जाएगा, और आप कहेंगे कि ये तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन था, आपको दिख जाएगा ऐसे। ये है। डज इट मेक सेंस? यस, अच्छी बात है। एक और शब्द आता है प्लाज्मोलिसिस। लिसिस का मतलब होता है टूटना। प्लाज्मोलिसिस क्या होता है? देखिए, when the cell, कौन सा सेल? कोई एनिमल सेल, प्लांट सेल, when the cell is placed in a solution having osmotic pressure greater than that of cell sap. cell sap, सेल के अंदर जो लिक्विड होता है ना, साइटोप्लाज्म वगैरह होता है ना। एक तो वो है, और फिर let me not run in biological terms, मुद्दे की बातें इन जनरल। अगर आप किसी भी सेल को, जो भी आपके पास सेल है, उसे अगर आप किसी ऐसे एनवायरनमेंट पर रख देंगे किसमें, जिसमें बाहर जो है वो ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है, तो अंदर से पानी निकल निकल कर बाहर चला जाएगा। हाँ जी, वाटर पासेस आउट ऑफ सेल ड्यू टू ऑस्मोसिस, सेल पिचक जाएगा, और सेल का पिचक जाना, द ग्रेजुअल श्रिंकिंग ऑफ सेल मटेरियल, ये कहलाता है प्लाज्मोलिसिस। अच्छा, ऐसा है? जी हाँ, ज्यादा होगा तो सेल मर जाएगा। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप इस तरह के सॉल्यूशंस पे न रखें। जैसे नॉर्मल जो फ्रेश वाटर मछली है, अगर आपने उसको सी वाटर में डाल दिया, वो मर जाती है। क्यों? उसमें इतनी ऑस्मोसिस हो जाती है, उसके सेल्स में से पानी बाहर निकल जाता है, जो सेल मर जाते हैं, तो बेचारी मछली मर जाती है। अच्छा, तो भयानक है। ऐसे ही होता है, भगवान ने ऐसी व्यवस्था करी। ठीक। अच्छा, एक बात बताइए, ये जो इंजेक्शन लगाते हैं, क्या पानी के इंजेक्शन लगा सकते हैं? सेफ है क्या इंट्रावीनस इंजेक्शन? पानी के नहीं लगाने चाहिए। कायदे में हल्के से सॉल्ट सोल्यूशन के लगाते हैं। इवन जो आंखों में ड्रॉप्स डालते हैं, उसमें ध्यान रखा जाता है कि जो ड्रॉप्स डाली जा रही हैं, उनका ऑस्मोटिक प्रेशर ठीक उतना ही हो जितना जो आंखों में जो आंसू आते हैं, उनका जितना ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। और आंसुओं की ऐसी व्यवस्था ईश्वर ने करी है कि उनका ऑस्मोटिक प्रेशर इतना ही होता है जितना सेल, जो आंखों में जो सेल्स हैं, उनके अंदर जो सॉल्यूशन है उसका जितना ऑस्मोटिक प्रेशर है उतना ही बाहर होता है, ताकि वो सेल्स जिंदा रहें, आइसोटोनिक सॉल्यूशन के में डूबे रहें। न अगर ज्यादा होगा या कम होगा तो गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए। ओके, अब देखिए, लोग वैसे तो यहाँ लिखा है कि अचार बना रहे हैं, लेकिन हरे नहीं पक्के आम है, तो अचार तो क्या, मुरब्बा बनेगा, जो भी बनाना चाहते हैं आप, है ना। लेकिन अगर कंसंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन में कच्चे आम डाल दिए जाएं तो वो सिकुड़ जाते हैं, क्योंकि उनसे पानी निकल जाता है, और पानी निकाल कर ये अचार डाला जाता है। अगेन दैट इज थैंक्स टू ऑस्मोसिस, राइट। इतनी बातें होगी तो क्वेश्चन नहीं कराओगे? बिल्कुल करिए। 17.4% weight by volume of potassium sulfate solution at 27 degrees Celsius is isotonic with इतने परसेंट नमक at 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो K2SO4 है 17.4 ग्राम पर 100 ml और 300 केल्विन पर है। ठीक है, और पाई 1 है इसका, विच इज इक्वल टू पाई 2, विच इज 5.85 grams per 100 ml at 300 Kelvin. And this is NaCl, which is 100% ionized. What is the percentage ionization of potassium sulfate in aqueous solution? ये पूछा है। Nothing like it. पाई 1 बराबर पाई 2, तो C1RT बराबर C2RT। RT RT कट गए, ओ तेरी। ठीक है,
तो C1 क्या है? C0 into I1, C01, और this is C02 into I2. This is 174 grams per 1000 ml. ठीक है। और K2SO4 का क्या होगा? देखते हैं एक बार। अल्फा के टर्म्स में आई निकाल सकते हैं, बिल्कुल। कैसे? K2SO4 डिसोसिएट करेगा तो देगा 2K प्लस प्लस सल्फेट। हाँ जी। N0 1 minus alpha, N0 alpha, sorry, this is 2 N0 alpha, this is N0 alpha. N will be N0 1 plus 2 alpha. N is N0 into 1 plus 2 alpha. तो ये आ जाएगा, this is equal to C0 1 plus 2 alpha. I1 की जगह आ गया 1 plus 2 alpha, और C0 कितना है? 174 ग्राम्स पर लीटर है। 174 पोटेशियम होता है 39 प्लस 39 हो गया 78, और सल्फेट 96, और ये हो गया 174। ठीक है। तो 1 मोलर सॉल्यूशन है। C01 जो है वो 1 मोलर। बहुत अच्छे। तो 1 मोलर 1 प्लस 2 अल्फा इज इक्वल, नमक कितना है? 58.5 ग्राम्स पर 1000 ml, यानी कि 1 मोल पर लीटर नमक है। और I2 इज इक्वल टू 2, क्योंकि 100% एसोसिएटेड है, तो ये बराबर है 2 मोलर की। अच्छा, तो अल्फा कितना हो जाएगा? 2 minus 1 upon 2, which is half. Percentage ionization of potassium sulfate is 50%. डायरेक्ट फॉर्मूला सब्स्टिट्यूशन 50% है परसेंटेज आयनाइजेशन, बस। ठीक है, अच्छी बात है। ऑस्मोसिस, सॉरी, ऑस्मोटिक प्रेशर के एप्लीकेशंस क्या हैं? वो भी देख लेते हैं क्या है एप्लीकेशंस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। लेट्स टेक अ लुक। ऑस्मोटिक प्रेशर से आप निकाल सकते हैं मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट के मॉलिक्यूलर मासेस निकाल सकते हैं। अच्छा, कैसे? मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट, मान लीजिए एक छोटा सा क्वेश्चन करा के मैं आपको दिखा देता हूँ, ये एग्जांपल ले लेता हूँ। मान लीजिए आपके पास W ग्राम्स हैं किसके? सोल्यूट के। मान लीजिए आपके पास W ग्राम्स हैं सोल्यूट के, और उसका मोलर मास है M। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे? W by M मोल्स, राइट। वॉल्यूम V है अगर, तो आप कह सकते हैं पाई बराबर होता है CRT, which is W by M, number of moles divided by volume V into RT. Therefore, molar mass of solute कितना हो जाएगा? WRT upon pi V. ओह, तो इसे रट लें, इतनी नीड तो नहीं है, पर आपकी बहुत तमन्ना है तो ऐसे जरूर करें, है ना। और ये भी ध्यान रखें कि जो N मोल्स हैं, है ना, ये तो आफ्टर डिसोसिएशन वगैरह होंगे, तो आप चाहें तो उसे N0 into I भी बोल सकते हैं। तो ये N0 M0 ऐसे कर लें, और यहां पे हो जाएगा दिस इंटू IRT। यहाँ वांट ऑफ फैक्टर I दिख नहीं रहा है, पर ये मोलर मास आ जाएगा विदाउट डिसोसिएशन। अगर I खा जाएंगे M अपॉन I, कई बार ये इफेक्टिव मोलर मास ऐसे भी बोल देते हैं। तो ये जो है ये एक्चुअली इफेक्टिव मोलर मास है, और आपको अगर एक्चुअल निकालना हो बगैर डिसोसिएशन या एसोसिएशन के मोलर मास निकालना हो, तो WRT अपॉन पाई V इंटू I, इसमें एक को छोड़ के सारी चीजें दी होंगी, वो फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करके अननोन चीज आप निकाल सकते हैं जब चाहे। हाँ, आसान है ये तो, मैंने कभी कहा मुश्किल है, आसान तो है ही। एक्यूरेटली मोलर मासेस निकालने का सबसे पॉपुलर तरीका है, उस सब्सटेंस को आप किसी सॉल्वेंट में घोलें, एक्सपेरिमेंटली उसका ऑस्मोटिक प्रेशर नापें, और एकदम बढ़िया एक्यूरेट मोलर मास आ जाता है। प्रोटीन्स, बायोमोलिक्यूल्स, है ना, इन सबको क्या है कि ये हाई टेम्परेचर पर तो डिकम्पोज करने लगते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर ठंडे ठंडे में भी आराम से नापा जा सकता है, एक्यूरेट होता है, इसलिए लोग पसंद करते हैं। ठीक है। टेम्परेचर प्रेशर, रूम टेम्परेचर, रूम प्रेशर ऐसे ही रहता है, ना बहुत भारी टेम्परेचर प्रेशर, ना बहुत ठंडा, एक्स्ट्रा प्रेशर ना बहुत कम, नॉर्मल, सब कुछ नॉर्मल है, सुख से निकल जाता है, इसलिए लोग बड़ा पसंद करते हैं।
और एक स्पेशल बात, एक बार फिर से देखिए, याद दिला दो आपको, ऑल्दो थोड़ी देर पहले इसका जिक्र भी हुआ था, तो फिर से प्रॉपर सॉलिड फुटिंग इसको ले आते हैं। इफ द सॉल्यूट गेट्स डिसोसिएटेड और एसोसिएटेड, हाँ जी, तो अगर आप उसका मोलर मास इधर से निकालेंगे डायरेक्टली ब्लाइंडली, जो हमने पहले फॉर्मूला देखा था उससे निकालेंगे, थोड़ा सा डिफरेंस आ सकता है। कैसे? मैं एक बार फिर बोलता हूं। हमने कहा था W क्या था, दिस वाज सॉरी, मोलर मास जो था वो था WRT अपॉन पाई V, ऐसे आ गया था, हमने कहा था, है ना। अब इसमें W क्या है, वेट ऑफ सोल्यूट जो तराजू में आपने तोला है। RT डायरेक्ट नप जाते हैं, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन आप नाप सकते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर पाई आपने नापा है, ठीक है। इससे जो मास आएगा, दिस इज मास या मोलर मास ऑब्जर्व, या मोलर मास रियल, या मोलर मास एक्सपेरिमेंटल, ऐसा आ जाए। यही ऑब्जर्व किया गया है, ये सचमुच में लग रहा है, या कभी कभी लोग इसे इफेक्टिव मोलर मास बोल देते हैं। ये सब एक ही चीज है, उसी को अलग अलग भाषाओं में अपने मनोरंजन के हिसाब से लोग बोलते रहते हैं, ठीक है। और ये क्या है, दिस इज मोलर मास या एम एवरेज आफ्टर ऑल पॉसिबल एसोसिएशन या डिसोसिएशन। साफ साफ शब्दों में, एसोसिएशन या डिसोसिएशन होने के बाद जब नंबर ऑफ मोल्स बदल गए, उसके बाद जो एवरेज मोलर मास आएगा वो ये है जो आप यहां पे निकाल रहे हैं। और उसी को लोग ऑब्जर्व या रियल या इफेक्टिव या एक्सपेरिमेंटल ऐसे चित्र विचित्र नामों से बुलाते हैं, ठीक है। एक तो ये बिल्कुल क्लियर है, हाँ जी। फिर हमने एक संकेत और किया था कि अगर आप इसको थियोरेटिकली ठीक रखना चाहते हो तो आप WRT अपॉन पाई वी में एक वांट ऑफ फैक्टर आई भी मल्टीप्लाई कर दो। क्यों? क्योंकि डिसोसिएशन हो गया तो मोल्स तो चेंज हो जाएंगे, एसोसिएशन हो गया तो मोल्स चेंज हो जाएंगे। तो आपने जो W बाय M से मोल निकाले थे इनटू I कर दोगे तो ये असली नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। असली नंबर ऑफ मोल्स इनटू RT अपॉन V बराबर पाई, ऐसा था। ये I का फैक्टर वहां से आता है। अच्छा, ऐसे अगर आप करोगे तो इसमें आपने ये M कौन सा है, ये मोलर मास M या M नॉट होगा, मोलर मास assuming नो एसोसिएशन या डिसोसिएशन, जिसको कभी कभी लोग थियोरेटिकल मोलर मास लिख देते हैं, या M मतलब कुछ भी थियोरेटिकल या कैलकुलेटेड। कैलकुलेटेड एक बहुत ही डबल मीनिंग शब्द है, कोई कुछ भी कैलकुलेट कर लेता है, तो तुम कुछ करो हम कुछ करें वो सनक है। पर फिर भी मैंने ये नमूना देखा है, कैलकुलेटेड संदिग्ध शब्द है, और वो क्वेश्चन के हिसाब से कुछ भी, जो क्वेश्चन सेटर की सनक होती है उसके हिसाब से कुछ भी लिख देता है। पर एक्यूरेट या एम नॉट ही अच्छा है। तो आप ये भी चीज देख सकते हो कि WRT बाय पाई वी, WRT बाय पाई वी, एम आ जाएगा एम नॉट अपॉन आई, या आई इज एम नॉट अपॉन एम। ये यहाँ पे है, आई इज एम नॉट बाय एम। एम नॉट क्या था, थियोरेटिकल मोलर मास डिवाइडेड बाय एक्सपेरिमेंटल मोलर मास। ये थियोरेटिकल एक्सपेरिमेंटल जो शब्द थे, मैंने उनको काफी घुमा फिरा के अलग अलग एंगलों से समझा दिया है, ताकि आपके मन में कोई बहुत भयानक संशय न रह जाए, ठीक है ना। अच्छी बात है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 0.1 मोल ऑफ XY2 is dissolved in 2 liter water, ठीक है। Where it ionizes, अरे वाह, to give X2 plus and Y2, अरे गजब, X2 plus and Y2, 2 माइनस होना चाहिए, ठीक है, वो डाइमर है, ध्यान। द ऑब्जर्व्ड ऑस्मोटिक प्रेशर इज 3 एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर इज 87 डिग्रीज, कितना घिनौना टेम्परेचर है। 273 प्लस 87, 272, 80, 360 केल्विन। मोलर मास ऑफ X is 24 and Y is 32.
एम नॉट निकाल दूं, एक्स है 24 और वाई है 32 इंटू 2 यानी 64, 64 से 84, 88, गाड़ी का नंबर 88 आ गया ग्राम्स पर मोल। इतना है मोलर मास XY2 का। और कहा है फाइंड एम ऑब्जर्व, ठीक है, where m observed is observed molar mass of XY2 plus 2I, ठीक है, अपने अपनी मनोरंजक सन के ही निकाल लेते हैं। क्या करेंगे हम? आप ये देखिए C नॉट निकल रहा है, कितना है ये? C नॉट है 0.05 मोलर और 1 माइनस अल्फा, और ये C नॉट अल्फा और ये C नॉट अल्फा ऐसे आ जाए। अब क्या है, वो m ऑब्जर्व्ड I Y निकालने हैं। कैसे निकाल? आपको पता है पाई बराबर C नॉट I इंटू आर टी। ऑस्मोटिक प्रेशर इज ऑब्जर्व टू बी 3 एटमॉस्फेयर, बोला है C नॉट कितना है 0.05 मोल्स पर लीटर, I है 1 प्लस अल्फा, जो भी आती हो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अपने को नहीं पता क्या है ना। और ये I ही रहने देते हैं, चलो थोड़ी देर, कोई दिक्कत नहीं है, अल्फा अलग से पूछ ही नहीं है तो खाए को माता फोड़ने का, है ना। R है 1/12 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल केल्विन, लीटर लीटर मोल मोल काट डाले, और टेम्परेचर है 360 केल्विन, केल्विन केल्विन काट डाले, एटमॉस्फेयर एटमॉस्फेयर भी काट दिया। अरे वाह, तो आई डायमेंशनलेस है जी हाँ। कितना आ गया? आई आ जाएगा 3 इंटू 12, 3 से 36 तो 30 हो जाएगा, और 30 इंटू 0.05 यानी कि 3 इंटू 0.5 यानी 1.5, तो 3 अपॉन 1.5 यानी 2। आई 2 है जी हाँ, आई की वैल्यू 2 आ गई, ठीक है। और एम ऑब्जर्व क्या होगा? एम ऑब्जर्व अगर आपको याद हो, एम नॉट और आई, दिस इज एम नॉट अपॉन आई। मोलर मास कितना है उसका? 88, तो 88 अपॉन 2 यानी 44 हो जाएगा। और एम ऑब्जर्व प्लस 2I का मतलब हो गया 44 प्लस 2 इंटू 2 यानी 48, तो आंसर आ जाएगा 48। ये पूरा ये क्वांटिटी निकाल ली थी, ये निकाल दिया हमने। गॉट इट? गॉट इट, दैट्स इट। यूजेस ऑस्मोसिस के जो थे, उसी में दूसरा यूज है डीसैलिनेशन ऑफ वाटर बाय रिवर्स ऑस्मोसिस। ये ऑफ कोर्स हम देख चुके हैं, बात कर चुके हैं इस बारे में। एक बहुत मजेदार यूज और होता है, कौन सा? डायलिसिस करी जाती है। हे भगवान, डायलिसिस क्या है? दुर्भाग्य से कभी कभी ऐसे होता है कि कोई व्यक्ति मतलब ऐसा मौका आ सकता है कि उनकी किडनी फेल हो जाए। मतलब किडनी खून को छानने का काम करती है, ब्लड को फिल्टर करती है और ब्लड में से सारी गंदगी निकालती है। अगर किडनी ढंग से काम करना बंद कर दे, जब ब्लड से सब कुछ नहीं निकाल लेना है, ब्लड से सिर्फ गंदगी के पार्टिकल्स निकालने हैं, तुमने आरबीसी डब्ल्यूबीसी निकाल दिए तो खून पानी हो जाएगा, बचेगा क्या? तो आर्टिफिशियल किडनी की व्यवस्था करी जाती है। ब्लड को किडनियों से तो शुद्धि हो नहीं रही, तो ब्लड को यहाँ से निकाला जाता है, एक डायलिसिस मशीन में डाला जाता है, वहां से ब्लड को साफ किया जाता है, और उसके बाद वो साफ खून जो है वापस अपने शरीर में प्रवेश करा दिया जाता है। पीड़ादायक प्रोसेस है, लेकिन फिर भी लाइफ सेविंग प्रोसेस है। जिनको तकलीफ है किडनी फेल हो जाने की, वो उनको एसेंशियली डायलिसिस की आवश्यकता पड़ जाती है, ठीक है। इट रिमूव्स वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम ब्लड थ्रू ऑस्मोसिस। यस। क्या होता है, देखिए देखिए ये महिला है, इनकी डायलिसिस चल रही है, तो खून निकाला गया इनका, ठीक है, और ये ब्लड को जो है डायलिसिस मशीन में डाला गया, ठीक। और जो भी इसमें जो एक डायलिसिस का एक फ्लूइड था, फ्रेश फ्लूइड, उसी उसी ने गंदगी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ली, एक तरह से वॉश होके वो गंदगी आ गई, और ये प्रोसेस और जो खून था वो शुद्ध होके वापस डाल दिया गया। ये प्रोसेस है क्या एग्जैक्टली? डायलिसिस, ठीक है, हमने तो सुना है कि हाँ भाई खून की शुद्ध करने के काम आती है, खून की गंदगी निकल जाती है, ब्ला ब्ला ब्ला, पर अल्टीमेटली डायलिसिस कहते किसे हैं? डायलिसिस एक बड़ी प्यारी सी प्रोसेस होती है, जिसमें अभी तक आपने सुना था सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, है ना। जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन सॉल्यूट को छोड़ देती थी और सिर्फ सॉल्वेंट को अलाउ करती थी अपने आर पार आने देना। जी हाँ, डायलिसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें
जो मान लीजिए एक थैली में आपने कोई सोल्यूशन भरा हुआ है और बाहर प्योर सॉल्वेंट है, तो आप ऐसा पाएंगे कि जब प्रेशर वेशर लगाएं, इट इज पॉसिबल कि आप वॉश कर करके इसमें जो एक से ज्यादा सोल्यूट हैं, तो उसमें किसी जो छोटे साइज के स्पेशली या न्यूट्रल जिसमें चार्ज ना हो, इस तरह के अगर सोल्यूट पार्टिकल्स हैं तो वॉश करके उनको निकाल दें, और जो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं वो सोल्यूशन में वैसे ही छूट जाए। ये प्रोसेस होती है डायलिसिस। अच्छा, कैसे कैसे क्या 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 होता है इस प्रोसेस में? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के आर पार सॉल्वेंट तो आ ही सकता है, सॉल्वेंट के साथ साथ सोल्यूट के भी एक से ज्यादा सोल्यूट हैं, तो जो छोटे या कुछ सेलेक्टेड पार्टिकल्स हैं सोल्यूट के वो बाहर आ जाएं और कुछ पार्टिकल्स अंदर रह जाएं। तो खून को मान लीजिए आपने ऐसे डायलिसिस मेम्ब्रेन के अंदर डाला, तो इसी में यूरिया भी है मान लीजिए जो कि अशुद्धि पैदा कर रही है, और इसी में डब्ल्यूबीसी भी है और आरबीसी भी है। तो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का साइज बड़ा है तो वो इस डायलिसिस बैग के अंदर ही रहेंगे, और यूरिया के मॉलिक्यूल्स का साइज छोटा है तो वो बहकर बाहर भी चले जाएंगे। अच्छा, और बाहर बाहर तो प्योर सॉल्वेंट है, आपने उसको लिया, ये तो धुलाई उलाई में काम आ गया, और ये जो फ्रेश डायलिसिस फ्लूइड है वो प्योर सॉल्वेंट था, और जो यूज्ड फ्लूइड था वो बाहर आ जाएगा, और उसमें वो जो गंदगी थी खून की वो छन कर बाहर आ गई, एक तरह से यूरिन बन गई बाहर, और उसको फेंक दिया जाता है। खून शुद्ध हो जाता है तो उसको वापस शरीर में लौटा दिया जाता है। राइट, बड़ी खतरनाक प्रोसेस है, लेकिन हाँ लाइफ सेवर तो है ही सही। इसी बात पे क्वेश्चन हो जाए, करिए। At 27 degrees Celsius, a 1.2% solution of glucose is isotonic with 4 grams per liter solution of solute X. Find the molar mass of X. ठीक है, 1.2% weight by volume glucose, ठीक है, इसका है ऑस्मोटिक प्रेशर पाई 1 और 4.0 ग्राम्स पर लीटर सोल्यूशन है सोल्यूट एक्स का, ठीक है। इसका मोलर मास निकालना है आइसोटोनिक सोल्यूशन। बड़ा आसान सा है, ऑस्मोटिक प्रेशर पाई 1 बराबर पाई 2। अच्छा, तो क्या हम कहें, अच्छा ग्लूकोज जो है उसके लिए तो I1 होता है, वो तो डिसोसिएट वगैरह करता नहीं। सोल्यूट एक्स के बारे में कोई सूचना नहीं है, तो अपन मान लेंगे कि उसके लिए भी कुछ नहीं, इफेक्टिव मोलर मास निकालना है। पाई 1 बराबर पाई 2, C1RT बराबर C2RT, ठीक है। टेम्परेचर सेम है, R सेम है, तो C1 बराबर C2। 1.2% का कंसंट्रेशन क्या है? 1.2 ग्राम्स पर 100 ml, या 12 ग्राम्स पर लीटर, या 12 अपॉन मोलर मास ऑफ ग्लूकोज, इतने मोल पर लीटर, ये है मोलारिटी ग्लूकोज की। तो दूसरा सॉल्यूशन है वो है 4 ग्राम्स पर लीटर, यानी कि 4 अपॉन m मोल्स पर लीटर। यहां से सॉल्व कर सकते हैं, तो देयरफॉर m becomes equal to molar mass of glucose into 4/12, which ग्लूकोज कितना होता है? C6H12O6, मोलर मास 180 इंटू 1/3, 60 ग्राम्स। तो X जो कंपाउंड है उस बेचारे का मोलर मास है 60 ग्राम्स पर मोल। ये तो बहुत आसान है ये बहुत ही आसान था। ऐसे ही होते हैं सारे टफ, और क्या होता है एक बार आ गया कंसेप्ट तो सब कुछ आसान। थोड़ी और प्रैक्टिस, कंसिडर द फॉलोइंग केसेस। वन है 2 molar acetic acid solution in benzene at 27 डिग्री सेल्सियस where it is 100% dimerized, ठीक है। तो 2 मोलर का डाइमर बन गया तो ये 1 मोलर हो गया, मोलारिटी आधी हो गई, ठीक। तो पाई 1 कितना हो गया? CRT, RT टेम्परेचर तो सेम ही है, तो 1 मोलर इंटू RT ऐसे। 0.5 मोलर KCl solution 100% आयनाइजेशन है, तो पाई 2 is also 0.5 into 2 molar RT, which is 1 molar into RT। अच्छा, तो दोनों सेल्स का तो ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, तो बोथ आर आइसोटोनिक। जी हाँ, एक जैसे टॉनिक लाई है, बोथ आर
आइसोटोनिक। करेक्ट? यस। अगला क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग सॉल्यूशंस, ग्लूकोज है, नमक है, अमोनियम फॉस्फेट है और बेंजोइक एसिड इन बेंजीन। ठीक है, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट्स। नमक Na प्लस और Cl माइनस में इसका I2, अमोनियम फॉस्फेट के लिए I होगा 4, जिसके 3 अमोनियम और 1 फॉस्फेट मिलेगा, और बेंजोइक एसिड बेंजीन डाइमराइज कर जाएगा। अगर पूरा डाइमराइजेशन मान ले तो I हाफ है, अदरवाइज लेस देन 1 तो है। ठीक है, और ग्लूकोज के लिए I1। सारे आइसोटोनिक है? हाँ, नहीं, गलत बात है। इसमें आप देखें पाई4 सबसे कम है। बेंजोइक एसिड की मोलैरिटी 1:1 में वो m0 इंटू I है, तो सबसे कम ऑस्मोटिक प्रेशर होगा बेंजोइक एसिड का, उसके बाद पाई1, उसके बाद पाई2 और सबसे ज्यादा पाई3। ये है। तो 3 इज हाइपरटोनिक एज कंपेयर टू 1, 2 एंड 4। नहीं, 4, एक मिनट, हाँ सही बात है, 3 इज हाइपरटोनिक एज कंपेयर टू 1, 2 का 4। बिल्कुल, अभी तो ऊपर निकाला है, सच है। 4 इज हाइपोटोनिक ऑफ 1, 2 एंड 3। हाँ, सबसे सड़ियल 4 का अभी तो देखा था। यस, ये बात भी सही बोल दी है। 2 is hypotonic of 3 but hypertonic of 1 and 4। ऐसा है क्या? देखिए, 2 is less than 3, यहां देखिए तो 2 is hypotonic of 3 सही है, बट hypertonic of 1 and 4 ये भी बिल्कुल सही है। जो ऑर्डर निकाला था उसके बेसिस पे देख लीजिए, बी सी डी तीनों सही ऑप्शन। राइट राइट। वाओ, जेई का क्वेश्चन है, आओ करते हैं। 0.004 molar solution of sodium sulfate is isotonic with 0.01 molar solution of glucose at same temperature. The apparent percent dissociation of sodium sulfate is, oh my god, pi1 बराबर pi2, RT RT सेम है तो C1 बराबर C2, C0 इंटू I1 बराबर C2। अभी ग्लूकोज के लिए तो I1 होता है, तो कुछ बोलना ही नहीं है, कंसंट्रेशन यानी कि C0 इंटू I, C0 है 0.004 मोलर इंटू I1 इज 0.01, तो I1 इज लाइक 2.5। डिवाइड करिए, डिग्री ये वॉन्ट ऑफ फैक्टर सोडियम सल्फेट का आ जाएगा 2.5। ये दे रहा है सोडियम और सल्फेट, N01 माइनस अल्फा 2 N0 अल्फा, N0 अल्फा, N बराबर N01 प्लस 2 अल्फा, I होता है N बाय N0 विच इज 1 प्लस 2 अल्फा, और वो कितना है? वो है 2.5। ओ माय गॉड, अल्फा कितना हो जाएगा? 2.5 माइनस 1, 1.5 अपॉन 2 यानी 0.75। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है 0.75, 75% डिसोसिएटेड है सोडियम सल्फेट। डन 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 डन। प्रैक्टिस ही करा रहे तो और करा दीजिए, देखिए और पूछ पूछ बिल्कुल करिए। देखिए, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट्स। ए, the fundamental cause of all colligative properties is the higher entropy of solution relative to that of pure solvent। सॉल्यूशन की एंट्रोपी तो ज्यादा होगी ही प्योर सॉल्वेंट से, और वो ड्राइविंग फोर्स है। हाँ, कह तो सकते ही है, ठीक है, इसमें कोई बात नहीं, अगर आप एंट्रोपी को बहुत फंडामेंटल मान ले तो। बी, the freezing point of HF solution is larger than equimolar HCl। अब ऐसे बहुत ही रहस्यमय स्टेटमेंट्स हैं, देखिए ध्यान से। ये था 0 डिग्री सेल्सियस प्योर वाटर का, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट होगा किसमें? HCl में भी और HF में भी। HF वीक एसिड है, वो डिसोसिएट करता है H प्लस प्लस F माइनस। HCl स्ट्रॉन्ग है, वो पूरा का पूरा टूट जाएगा H प्लस और Cl माइनस में। जितना टूटेगा, जितने ज्यादा मोल बनेंगे, उतना होगा डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, तो ये है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ HF, ये है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ HCl। HCl में लोअरिंग ज्यादा है, लोअरिंग ज्यादा है तो और कम हो गया है वो, तो HF का ज्यादा होगा फ्रीजिंग पॉइंट। बिल्कुल सही बात करिए, एज कंपेयर टू HCl। बढ़िया बोला है,
एक इनऑर्गेनिक का फैक्ट भी इसमें शामिल है, आपको पता होना चाहिए आयनिक इक्विलिब्रियम से कि HF वीक एसिड है और HCl स्ट्रॉन्ग एसिड। सी 1 मोलर ग्लूकोज एंड 0.5 मोलर नमक आर आइसोटोनिक। हाँ, 0.5 into 2 1 हो जाएगा, ये देर आइसोटोनिक। यस, ऑल आर करेक्ट। ऐसा था क्या? देखें, ऑल आर करेक्ट क्या? हाँ, यस। तो जब ऑल बोल ही दिया है तो फिर तो ABC क्या बोलना, फिर तो सही। सिंगल करेक्ट है तो डी, अगर ऑल करेक्ट है तो भैया मोर देन वन है तो ABCD सारे ही सही जाए। एक और क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रैक्टिकल यूजेस ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी? ठीक है, मेल्टिंग ऑफ स्नो बाय सॉल्ट, हाँ। डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर, हाँ। डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास, हाँ भाई हाँ। एंड डिटर्मिनेशन ऑफ मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट अच्छी बात है, पर उसका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से क्या लेना है? कुछ नहीं, नॉनसेंस बात। ABC सही आंसर। अगला क्वेश्चन सेज, कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन having 0.1 molar namak and 0.2 molar sodium sulfate and 0.5 molar weak acid HA। ठीक है, given weak acid is 20% dissociated at 300 Kelvin। इसको थोड़ा सा ठीक करते हैं हम, कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन, ऐसा कर देते हैं, ये ज्यादा अच्छा हो जाएगा। एक ही सॉल्यूशन है, ठीक है, उसी में ये सब पड़ा हुआ है। हाँ जी, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है, लोग कह रहे हैं। ठीक है, और बोल रखा है कि वीक एसिड 20% एसोसिएटेड, ठीक है, और टेम्परेचर 300 केल्विन, फाइन। तो ये तो ठीक है। नमक और सोडियम सल्फेट कुछ नहीं दिया है तो सॉल्ट से 100% डिसोसिएटेड मानेंगे। तो NaCl से जो 0.1 मोलर है, इससे 0.2 मोलर मिल जाएगा Na प्लस और Cl माइनस। और सोडियम सल्फेट जो 0.2 मोलर है और जो दे रहा है 2Na प्लस प्लस सल्फेट, इससे 0.2 इंटू 3 यानी 0.6 मोलर मिल जाएगा। तो कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट्स कितना जाएगा? 0.2 प्लस 0.6 यानी 0.8 मोलर। तो मोलारिटी वैसी हो जाएगी। और इसके अलावा ध्यान रखना, अगर एक से ज्यादा पार्ट सोल्यूट हैं तो सबको ऐड करते हैं, तो Ct इज लाइक C1 प्लस C2 प्लस C3 ऐसे टोटल। तो मोलारिटी नमक की प्लस सोडियम सल्फेट की C1I1 प्लस C2I2 ऐसे करके। अच्छा, और HA dissociates as H plus plus A minus, N naught 1 minus alpha, N naught alpha, N naught alpha. I is N naught 1 plus alpha। अब ऐसे N naught नहीं है, 1 plus alpha, ठीक है। N is N naught 1 plus alpha और उसे I है 1 plus alpha, 1.2 आ जाएगा। 20% डिसोसिएटेड है, 1.2 आ जाएगा। अच्छा, तो C will be C naught into 1 plus alpha, which is 0.5 into 1.2, which is 0.6। Okay, तो फाइनल महा C is कितना? 0.2 plus 0.6 plus 0.6 यानी 1.4 मोलर। effective molarity is 1.4 molar। pi बराबर CRT, which is 1.4 mole per liter into R, 8.314 liter atmosphere per, sorry 0.0821 यानी कि 1/12 liter atmosphere plus mole Kelvin into 300 Kelvin। कितना आ जाएगा भाई बताइए? 1.4 into 300, 14 into 30, 30 by 12, 30 by 12 is 2.5, 2.5 ढाई गुना कितना हो जाएगा? यानी कि 7 5 से 35, 35 एटमॉस्फेयर। ओ भयंकर, 35 एटमॉस्फेयर। अच्छा, ये प्रेशर है किसका? ऑस्मोटिक प्रेशर उस नालायक सॉल्यूशन का जिसमें हमने नमक, HA और सोडियम सल्फेट बना रखी है। देयर वी आर, ठीक। And this brings us to the next question, which says equimolar solutions। क्वेश्चन करते रहो। अरे ऊब गए तो क्या करें? करो, क्वेश्चन करो यार, प्रैक्टिस से तो आएंगे। छोटा सा आसान क्वेश्चन ये कर दो, थियोरेटिकल मजा आएगा, कैलकुलेशन ही कर। इक्विमोलर सॉल्यूशंस इन द सेम सॉल्वेंट है, अगर सेम सॉल्वेंट है और मोलारिटी भी सेम है तो दे हैव सेम बॉइलिंग पॉइंट बट डिफरेंट फ्रीजिंग पॉइंट।
नॉनसेंस। सेम फ्रीजिंग बट डिफरेंट बॉइलिंग, अरे क्यों अलग होंगे यार? सेम बॉइलिंग एंड सेम फ्रीजिंग, हाँ, एंड डिफरेंट बॉइलिंग एंड फ्रीजिंग। और मतलब अगर दो सॉल्यूशंस है, मोलारिटी सेम है, तो फिर बॉइलिंग और फ्रीजिंग पॉइंट भी सेम हो सकते हैं होंगे, क्योंकि पुराना एआई ट्रिपल का क्वेश्चन है, जितनी उनकी बुद्धि चलती है उन्होंने सी आंसर किया होगा, मैं आपको साफ बता रहा हूँ, है ना। और प्राचीन है, चला गया, उसके बारे में क्या बात करना, है ना। लेकिन एक्यूरेटली स्पीकिंग अगर आप देखेंगे तो बॉइलिंग और फ्रीजिंग पॉइंट पे हो सकता है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आए अगर है तो फर्क हो जाए, तो दे मे और मे नॉट हैव, है ना। और फिर अगर दो सॉल्यूशंस हैं, सॉल्वेंट अलग है, एक में सॉल्वेंट पानी है मान लीजिए जिसकी डेंसिटी है 1 ग्राम पर एमएल, दूसरे में सॉल्वेंट मरकरी है जिसकी डेंसिटी है 13.6 ग्राम पर एमएल, बहुत फर्क है वो, हाँ जी। तो दे may or may not have same boiling points या freezing points, they may very much have very much different boiling and freezing point। अच्छा, लेकिन हाँ सॉल्वेंट सेम बोला है तो चल जाएगा, इतना बुरा नहीं है, आप सी लगा सकते हैं। लेट अस स्टॉप ब्लैबरिंग, लेट्स टेक सीरियसली आंसर। के फॉर वाटर इज सो मच, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इफ योर ऑटोमोबाइल रेडिएटर होल्ड्स 1 kg ऑफ वाटर, फाइन, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ clean glycol must you add to get freezing point of solution lower to minus 2.8 degrees Celsius? Minus delta TF is KF into M, 2.8 degrees Celsius is KF, KF कितना है भाई? 1.86 डिग्री सेल्सियस kg या पर मोलर, डिग्री सेल्सियस काट दीजिए, इनटू मोलालिटी M, तो मोलालिटी M आ जाएगी 2.8 अपॉन 1.86, ठीक है। और ये जो मोलालिटी है ये क्या है? ये मोलालिटी होगी मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोलालिटी हो जाएगी मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मोल्स ऑफ सोल्यूट, कितने मोल्स हैं सोल्यूट के? 1 kg वाटर दे रखा है और मास निकालना है, तो मास तीन ग्लाइकॉल का मान लीजिए है कुछ MW, और मोलर मास कितना होता है निकालो, 24 + 6 30, 30 और 32 62, इतने moles of solute divided by mass of solvent in kg1, therefore W is equal to 62 into 2.8 upon 1.86। गंदी कैलकुलेशंस हैं, लेकिन एबीसीडी ऑप्शन दे रखी है तो हम अप्रोक्सीमेट करेंगे कैसे। W है और बहुत दूर दूर वैल्यूज है, मस्त अप्रोक्सीमेशन है, देखते जाओ तुम तो कमाल हमारा। वेल 62 into 2.8 28 अपॉन 18.6, ये तो एक्यूरेट है। अब 18.6 को थोड़ा बढ़ा देते हैं, कितना, मान लो इसे 20 कर देते हैं तो डिवाइड कर देंगे बड़ी आसान, 1.4, और 28 को 30 कर देते हैं, ठीक है। तो 20 और 30 और 62 कितना है, लगभग आसपास है 1.5, ये 93 के आसपास आ जाते हैं। अरे वाह, मैच ही कर गया, लो कर लो बात, 20 द आंसर, यस 20 द आंसर, देयर वी आर। यही मेन का क्वेश्चन है, हाँ 2014 का क्वेश्चन है, द ऑब्जर्व्ड ऑस्मोटिक प्रेशर for 0.1 molar solution of gun is so much. Experimental and theoretical values of I will be respective. Theoretical तुम निकालने कि फेरस अमोनियम सल्फेट क्या होगा, कि देगा फेरस अलग और 2 अमोनियम अलग और 2 सल्फेट अलग, 1 का 5 1 का 5 1 का 5 5, तो क्या बोला है थियोरेटिकल वैल्यू कितनी होगी, तो 5 अच्छी लग रही है अपने को। एक्सपेरिमेंटल एंड थियोरेटिकल वैल्यू आई विल बी, अगर फुल्ली डिसोसिएट हो जाता है तो 5 लुक्स गुड। ये उल्टी दे रखी है यहाँ पे, भगवान जाने क्यों, लेकिन 5 लुक्स गुड ये वाले, तो बी और डी तो आउट हो गए मार्केट से। अब बच जाता है ऑब्जर्व्ड क्या होगा, ठीक है, तो निकाल सकते हैं कैसे। Want of factor I is pi observed by pi theoretical। ऑब्जर्व्ड ऑस्मोटिक प्रेशर बोल रखा है कितना है, वो है
10.8, ठीक है, 10.8 एटमॉस्फेयर, फाइन। और होना कितना चाहिए? अगर 1 का 5 हो जाता तो मोलारिटी 0.1 की 0.5 हो जाती, और 0.5 इंटू आर इंटू टी, 0.082 इंटू टेम्परेचर कितना है भाई? टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, 298 केल्विन जैसा घिनौना टेम्परेचर है, ठीक है। कैलकुलेशंस आर अ किलर, नेवर माइंड, लेट्स सी क्या जाएगा। तो दिस I comes out to be, let me use the space, 10.8 divided by 0.5 into 298, R को अगर हम 1/12 मान लेते हैं तो 12 ऊपर चला जाएगा। अब ये 298 को तो थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, कुछ कर नहीं सकते, 300 कर लेते हैं। अरे डिनोमिनेटर बढ़ाया, न्यूमरेटर थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, 10.8 को आप चाहेंगे तो 11 कर लेंगे, अपन देखा जाएगा। पर जो भी है, अब अपन ने क्या किया है, डिनोमिनेटर बढ़ा दिया है, तो ये आई जो है वो थोड़ा ग्रेटर देन दिस आ जाएगा, हल्का सा ग्रेटर देन दिस, 25 आ जाएगा नीचे, ठीक है। 0.5 के ऊपर कर लो, 2 आ जाएगा। 10.8 21.6 अपॉन 25, यानी कि 21 2.216 इंटू 4, 64.864 से थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा आई। अच्छा, इस तरह से ऐसा है, हाँ जी, इट लुक्स लाइक, है ना। तो अब ये आ जाना चाहिए कितना, अभी 100% डिसोसिएशन आना था तब I5 था। एक मिनट, यहां पर थियोरेटिकल में 0.5 नहीं 0.1 करना चाहिए था, ऐसे 0.1, क्यों? अनडिसोसिएटेड मानते तब 0.1 होता, ठीक है, ऐसे। तो इंटू 5 कर दो, क्यों? 5 से डिवाइड कर दिया था, इंटू 5 कर दो, तो ये हो जाएगा कितना? 5 4 20, 32, 43, 4.32 अप्रोक्सीमेट, इससे थोड़ा सा ज्यादा, 4.32 से थोड़ा सा ज्यादा, 4.42, बढ़िया एज दिया। ये लास्ट में आपने क्या किया, कुछ सेट किया, 0.5 ले लिया था, उसको 1 कर दिया। थियोरेटिकल को मैंने 0.1 इंटू 5 कर दिया था, एक गलती करी थी। क्यों कर दी थी? सिली मिस्टेक थी, उत्साह में थे, यहाँ 5 देखो उधर कर दिया था। यहाँ थियोरेटिकल का तो मतलब होता है कि हमने माना था डिसोसिएटेड है ही नहीं, तो इसे 0.5 नहीं 0.1 लेना चाहिए। अच्छा, पर मैंने पूरी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन कर ली थी, तो जो आंसर आया था 0.864, ये तो 5 से डिवाइड करने के बाद आया था, उसको कैंसिल करने के लिए मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, या इससे मैंने आंसर निकाल लिया, ऐसा। अब ठीक है, ठीक है। And this brings us to the next question. What does it say? For an ideal binary solution with PA naught by PB naught, ठीक है, which relation between XA mole fraction of A in liquid phase and YA mole fraction of A in vapor phase is correct? ठीक है, आपके पास प्योर A और B की वेपर प्रेशर्स हैं, PA नॉट और PB नॉट, XA और YA यूजुअल मीनिंग्स हैं, XB और YB की भी यूजुअल मीनिंग्स हैं, और एक चीज दे रखी है, यहाँ पे होना चाहिए PA नॉट इज ग्रेटर देन PB नॉट। A इज द मोर वॉलेटाइल कॉम्पोनेंट, A और B का बाइनरी सॉल्यूशन है, हाँ जी। यहाँ XA है, इक्विलिब्रियम में YA है, और PA नॉट इज मोर देन PB नॉट, इसका मतलब A इज द मोर वॉलेटाइल कॉम्पोनेंट, ठीक है। पूछा है क्या सच है? XA और YA बराबर है ना? अगर आइडियल है तो हम कहेंगे द वेपर फेज बिकम रिचर इन मोर वोलेटाइल कंपोनेंट, तो YA विल बी मोर देन XA, YA विल बी मोर देन XA, गलत बात बोल दी, YA विल बी मोर देन XA, ठीक है। लेकिन यहां तो कुछ और भी है, ये YA और XA, YB और XB ये सब दे रखा है, ये कैसे पता लगाएंगे? दूसरा तरीका देखते हैं, है ना। YA इज मोर देन XA, ये तो फिक्स्ड है, और यही नहीं, YB इज लेस देन XB, ये भी फिक्स्ड है, क्योंकि B लेस वोलेटाइल है,
तो वेपर फेज बिकम्स पुअरर इन मोर वोलेटाइल कंपोनेंट, ये भी सच है। पर अगर आप इन्हें डिवाइड कर देंगे तो ये तो बहुत अजीब सी स्थिति हो जाएगी। हाँ जी, कुछ और ट्राई करते हैं। एक्स ए इज ऑल्सो 1 माइनस एक्स बी अपॉन एक्स बी, और ये है 1 माइनस वाई बी अपॉन वाई बी। ठीक है, ये कितना है? अगर ये सच है तो क्या ये सच है? देखते हैं। तो 1 अपॉन एक्स बी माइनस 1 क्या कम है 1 अपॉन वाई बी माइनस 1 के? माइनस वन कट जाएगा, तो 1 अपॉन एक्स बी क्या लेस देन है 1 अपॉन वाई बी के? यानी कि वाई बी इधर जाएगा, एक्स बी इधर, वाई बी इज लेस देन एक्स बी। क्या ऐसा है? हाँ ऐसा है। क्यों? बी लेस वोलेटाइल है, तो वाई बी इज लेस देन एक्स बी। तुमने पहले भी लिखा था, किसी को घुमा फिरा के इतनी गंदी तरह से यहां लिखा हुआ है। सी इज द आंसर। फिर बोला है दे कैन नॉट बी कोरिलेटेड। नहीं नहीं, दे कैन बी कोरिलेटेड। क्यों? अरे राउल्ट महाराज थे ना, राउल्ट्स लॉ बोल गए हैं, उनके हिसाब से इसे कोरिलेट कर सकते हैं। राइट? तो बच्चों इसी के साथ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशंस का महान चैप्टर समाप्त हुआ। हमने इसे शुरू कहां से किया था? शुरू किया था सॉल्यूशंस के कॉन्सेंट्रेशन मेजरमेंट से। मोल के कंसेप्ट को रिवाइज किया था अपन ने 2 से 3 सेशन में। उसके बाद वेपर प्रेशर का जो कंसेप्ट था उसको एक्सप्लोर किया। फिर हेनरीज लॉ देखा। फिर राउल्ट महाराज पर आए, मिसिबल सॉल्यूशंस के आइडियल सॉल्यूशंस और इमिसिबल लिक्विड्स को देखा। फिर राउल्ट्स लॉ को काफी डिटेल में देखा था, डिस्टिलेशन की प्रोसेस, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ये सब बातें हमने करी, उसके कैलकुलेशंस वगैरह करे। और ये था एक फर्स्ट मेजर चंक किसका? उस चैप्टर का, जो काफी थियोरेटिकल था। हमने बहुत अच्छे से डेप्थ में पूरे डिटेल में इसको कवर किया है, इस तरीके से कि थियोरेटिकली आपका कोई भी पॉइंट न छूटे। लेकिन मैं एक चीज और बता दूं, क्वेश्चंस भी इसमें से जो आते हैं वो आउट ऑफ 10 8 क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल ब्लाइंड फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, जिसमें जो अभी तक का ट्रेंड है जेई का वो ऐसा है ना। क्या कभी जेई ने आज तक अच्छे क्वेश्चन नहीं पूछे? पूछे हैं, कम पूछे हैं पर पूछे हैं। तो न जाने कब पूछ लें, इस वजह से कराया तो हमने पूरा आपको ढंग से। लेकिन कभी कभी वो कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनको किसी भी कारण से, मान लो कोई कोरोना का टाइम चल रहा है, कोई घर में बीमार हो गया, डर गए, आपका मन नहीं लगा, फ्रस्ट्रेट हो गए और आपने उतने ढंग से चैप्टर को अटेंड नहीं किया, तो भी कम से कम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस तो कहीं भी छोड़ने ही नहीं है। वो तो निश्चित करने हैं। ये चैप्टर आप जेई में वीक रख के नहीं जाएंगे, ध्यान रखिएगा। सेकेंड हाफ था इसका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती क्या है, वांट ऑफ फैक्टर क्या होता है, और 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, इनको हमने डिटेल में देखा है। अच्छा, ये ऐसा पोर्शन है बाद वाला जिसमें कम नंबर ऑफ लेक्चर्स हैं। हाँ जी, और इससे एग्जाम में क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं। हाँ जी, और ये लल्लू पोर्शन भी है, इसमें इतना दिमाग नहीं लगता, और बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड लो लेवल क्वेश्चंस आते हैं जो डायरेक्ट हो जाते हैं। ऐसी सी बातें करते हो, लो लेवल डायरेक्ट, हमें तो टफ लगता है। देखिए, जिसमें थियोरेटिकली सोचना पड़ता है, कंसेप्ट समझ के आंसर देना पड़ता है, वहां थोड़ी सी टफनेस आती है। जैसे डिस्टिलेशन वगैरह का जो राउल्ट्स लॉ से रिलेटेड प्रोसेस था, वहां दिमाग। बाद वाले पोर्शन में इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला देख के निकाल सकते हैं आंसर। मैं कह देता हूं कि थोड़े से आसान है, बच्चों को भी वो बहुत टफ बिल्कुल नहीं लगता। तो बहुत अच्छे से इस चैप्टर को आपको करना है, पूरे असाइनमेंट्स करने हैं, अच्छे से सारे डाउट वाउट पूछ एकदम टनाटन कर देना है। क्यों? बस कि आज बस हम इस चैप्टर को क्लोज कर रहे हैं। फिर मिलेंगे, चर्चा चलती रहेगी और आनंद आता रहेगा, लेकिन ये सब होगा अगली बार। आज की मुलाकात बस इतनी ही। नमस्कार।